हेलो प्यारे बच्चों, मैं केशव कुमार ठाकुर सीतामढ़ी बिहार से। आप लोग सभी 9th क्लास के बच्चों के लिए केशव साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो मैं आप लोगों के सामने फिजिक्स क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें से एक पहला पार्ट इसका वीडियो बन चुका है। आज इसका दूसरा पार्ट है। तो हम आज फिजिक्स क्लास का दूसरा पार्ट देख रहे हैं, 8वां चैप्टर यूनिट 8 मोशन चैप्टर। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। जो बच्चे नए देख रहे होंगे इस वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, अपना 8वां चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 8वां चैप्टर में देखे थे मोशन। पहले मोशन यानी गति का परिभाषा हम लोग पढ़ चुके थे। गति कहता किसको है? तो कहता है, एक बार सिर्फ पहले रिवाइज कर लेते हैं। गति कहता है किसको है? तो समय के सापेक्ष किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है तब वस्तु को गति में कहते हैं। यानी समय बीतता है और तब उसके स्थान में भी परिवर्तन होता है तो वस्तु किस प्रकार, तब वस्तु को हम गति में कहते हैं। तो आइए फिर परिभाषा भी और मिला लेंगे। इस समय के सापेक्ष किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है तो उसे हम गति कहते हैं। गति निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। गति निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। पहला रेखीय गति, दूसरा वृत्तीय गति, तीसरा आवर्त गति, चौथा यादृच्छिक गति और 5वां दोलनीय गति। रेखीय गति वैसी गति जिसमें वस्तु सीधी पथ पर गतिमान होती है। यानी वैसी गति जिसमें वस्तु सीधी पथ पर गतिमान होती है तब वस्तु के इस प्रकार की गति को रेखीय गति कहते हैं। जैसे सीधी सड़क पर साइकिल की गति, सीधी सड़क पर कार की गति, सीधी सड़क पर बस की गति। दूसरा है वृत्तीय गति, यानी जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिमान होता है तो वस्तु के इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। तीसरा है हमारा आवर्त गति। तो आवर्त गति कहते हैं यानी किसी एक समय अंतराल के बाद वस्तु अपनी गति को पुनः दोहराती है। एक समय अंतराल के बाद यानी निश्चित समय अंतराल के बाद कोई वस्तु अपनी गति को पुनः दोहराती है तो वस्तु के इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। यादृच्छिक गति वैसी गति जिसमें वस्तु एक निश्चित दिशा में न रहकर किसी भी दिशा में गति करती है तो वस्तु के इस प्रकार की गति को यादृच्छिक गति कहते हैं। जैसे खेल के मैदान में खिलाड़ी की गति, मक्खी का उड़ना इत्यादि। 5वां था हमारा दोलनीय गति, वैसी गति जिसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे और पीछे गति करती है तो वस्तु के इस प्रकार की गति को दोलनीय गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, घड़ी के लोलक की गति। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। अब जो है पढ़ना है विराम। विराम क्या कहता है कि समय के सापेक्ष वस्तु के स्थान में परिवर्तन नहीं होता। समय के सापेक्ष वस्तु के स्थान में परिवर्तन नहीं होता है उसे तब वस्तु को विराम में कहते हैं। तो ये परिभाषा हम लोग देख लिए थे। अब अगला टॉपिक चलते हैं एक समान गति। एक समान गति कहता है कि बराबर समय अंतराल में वस्तु बराबर दूरी तय करती है या बराबर तो उस प्रकार की गति को एक समान गति कह सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कोई बस 1 घंटा में 50 किलोमीटर की दूरी तय किया, 1 घंटा में 50 किलोमीटर की दूरी तय किया, अगले फिर 1 घंटा में 50 किलोमीटर की दूरी तय किया, फिर अगला 1 घंटा में 50 किलोमीटर की दूरी तय किया,
तो इस तरह से ये बस की जो गति होगी एक समान गति होगी। मतलब कहता है कि बराबर समय अंतराल, ये जो समय अंतराल है बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है, तब वस्तु के इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। अगर दूसरा एग्जाम्पल समझूं तो मैं 10 मिनट में 2 किलोमीटर साइकिल चलाया, फिर अगले 10 मिनट में 2 किलोमीटर ही साइकिल चलाया, फिर अगला 10 मिनट में 2 किलोमीटर ही साइकिल चलाया। इसका मतलब हुआ कि मैं 10-10 मिनट में 2-2 किलोमीटर की साइकिल दूरी तय कर रहा हूँ, इसलिए इसका मतलब है कि हम समान गति से साइकिल चला रहे हैं। तो ये हमारा हो गया एक समान गति, इसे हम एक समान गति के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे आगे बात करेंगे असमान गति। असमान गति कैसे करते हैं? तो कहता है बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं की जाती है। जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं करती है तब वस्तु को असमान गति कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि जब कोई बस 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर अगला 1 घंटे में वह 40 किलोमीटर की ही दूरी तय की, फिर अगला 1 घंटे में वह 70 किलोमीटर की दूरी तय की। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1-1 घंटा अगर अंतराल हम ले रहे हैं, उसके बाद दूरी हमारा क्या हो रहा है, कम और ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि इस प्रकार की जो गति होगी बस की, इस गति को हम क्या कहेंगे, असमान गति कहेंगे। तो असमान गति का परिभाषा हो जाएगा कि जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं करती है तो वस्तु के इस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, तो असमान गति हम समझ गए। अब हम बात करते हैं आगे, ये हो गया दूरी। दूरी क्या होती है? तो कहता है किसी वस्तु के वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु के वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। मान लिया जाए कि कोई वस्तु A पर है, यहाँ से चलकर वह B पर गया, B से चलकर C पर गया, C से चलकर D पर गया। तो यानी यह वस्तु यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी तय की, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तय की, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दी। तो ये जो लंबाई टोटल जोड़ेंगे यही क्या होगा, दूरी होगा। तो कहता है कि दूरी जो होता है किसी वस्तु की वास्तविक पथ की लंबाई होती है। किसी वस्तु की वास्तविक पथ की लंबाई होती है, उसे दूरी कहते हैं। तो यानी दूरी का परिभाषा देंगे कि जब किसी वस्तु द्वारा तय की गए वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर होता है, इसका SI मात्रक मीटर होता है और यह अदिश राशि होता है, यह अदिश राशि होता है। अब बात करते हैं विस्थापन। तो विस्थापन कहता है कि किसी वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, किसी वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी कोई वस्तु यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, फिर अब इस प्रारंभिक बिंदु यहाँ हुआ और अंतिम बिंदु यहाँ हुआ, तो इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है यही विस्थापन होगा। ये हमारा विस्थापन कहलाएगा। लेकिन दूरी जानेंगे तो ये दूरी, ये सारा पार्ट हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यह यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी होगा और विस्थापन यहाँ से यहाँ होगा। तो अब हम विस्थापन समझ गए। विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है और यह सदिश राशि होता है, यह सदिश राशि होता है। दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। अब हम बात करते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर, तो समझते हैं दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो हम एक तरफ लिखेंगे दूरी
और दूसरे तरफ लिखेंगे विस्थापन। एक तरफ हमारा होगा दूरी और दूसरे तरफ होगा हमारा विस्थापन। दूरी में पहला पॉइंट देखेंगे तो दूरी में कहता है कि किसी वस्तु के वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु के वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन में पहला पॉइंट देखेंगे किसी वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। पहला परिभाषा पॉइंट में दोनों का परिभाषा देंगे। अब दूसरा पॉइंट कहता है कि दूरी अदिश राशि होता है। दूरी अदिश राशि होता है। दूरी अदिश राशि होता है और विस्थापन सदिश राशि होता है। विस्थापन सदिश राशि होता है। तीसरा पॉइंट हम कहेंगे दूरी। दूरी हमेशा धनात्मक होगा। दूरी को जब भी हम मापेंगे, मान कैलकुलेट करेंगे, मान निकालेंगे तो दूरी हमेशा धनात्मक आएगा। दूरी हमेशा धनात्मक होता है। लेकिन विस्थापन जो है वो धनात्मक भी होगा, शून्य भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। यानी विस्थापन धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। धनात्मक का मान विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य होता है। अब हम बात करते हैं दूरी का चौथा पॉइंट। तो दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है। दूरी का मान हमेशा विस्थापन के बराबर हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है। विस्थापन में चौथा पॉइंट देखेंगे, विस्थापन का मान दूरी के बराबर या उससे कम हो सकता है। विस्थापन में लिखेंगे विस्थापन का मान दूरी के बराबर या उससे कम हो सकता है। अब है पांचवा पॉइंट। तो दूरी कहता है कि दूरी जो है पथ के आकार पर निर्भर करता है। दूरी हमेशा पथ के आकार पर निर्भर करता है। दूरी हमेशा पथ के आकार पर निर्भर करता है। विस्थापन जो है पथ के आकार पर निर्भर नहीं करता है। यह हमेशा प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। विस्थापन पथ के आकार पर निर्भर नहीं करता है। यह सिर्फ किस पर निर्भर करता है तो उसके प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो ये हमारा हो गया दूरी और विस्थापन में अंतर। अब हम समझते हैं सदिश राशि। तो आइए देखते हैं सदिश राशि क्या होता है। सदिश राशि वैसी राशि जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होता है। यानी जिसमें उसका हम माप कैलकुलेट भी कर सकते हैं और उसकी दिशा को भी बता सकते हैं कि किस दिशा में है, तो वो हमारा क्या होता है सदिश राशि होता है। ठीक है। इसका जो जोड़ और घटाव जो है ज्यामितीय विधि द्वारा किया जाता है। सदिश राशियों का जोड़ घटाव ज्यामितीय विधि द्वारा किया जाता है, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण इत्यादि, आयन, बल इत्यादि। अब बात करते हैं आगे सदिश। जैसे इस रेखा के लिए, इस रेखा को सिर्फ अगर मापेंगे तो सिर्फ माप निकलेगा, लेकिन मैं इसको ऐसे दर्शा देंगे, इसका मतलब हुआ कि इसकी माप भी होगी और इसकी दिशा इस दिशा की ओर दिखा रहा है। इस कंडीशन को हम ये बोलेंगे कि यह सदिश राशि है। लेकिन जब सिर्फ इस रेखा को करेंगे तो ये अदिश राशि है। इसमें सिर्फ इसकी माप पता चल रही है, दिशा की कोई पता नहीं चल रहा है। इसलिए जब किसी राशि में दिशा और परिमाण दोनों पता चले तो उसे हम क्या कहेंगे सदिश राशि कहेंगे, जो हम इसको इस तरह से इंगित भी कर सकते हैं। अब है अगला पॉइंट अदिश राशि। अगला पॉइंट है अदिश राशि। तो कहता है कि वैसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, वैसी राशि
जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं, जैसे दूरी, चाल इत्यादि। अब हम बात करते हैं सदिश और अदिश राशि में अंतर। सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर, तो आइए देखते हैं सदिश और अदिश में अंतर। तो एक तरफ लिखेंगे सदिश और दूसरे तरफ लिखेंगे अदिश। एक तरफ लिखेंगे सदिश और दूसरे तरफ लिखेंगे अदिश। तो आइए कहता है सदिश कि वह राशि जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। पहला पॉइंट होगा। अदिश में पहला पॉइंट देंगे तो कहेंगे कि वह राशि जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, वह राशि जिसमें सिर्फ परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। दूसरा पॉइंट अगर देंगे तो इसका जोड़ घटाव ज्यामितीय विधि द्वारा होता है, ज्यामितीय विधि द्वारा होता है। इसका जोड़ घटाव ज्यामितीय विधि द्वारा होता है और अदिश राशि का जोड़ घटाव बीजगणितीय विधि द्वारा होता है, बीजगणितीय विधि द्वारा होता है। सदिश राशि का जोड़ घटाव ज्यामितीय विधि द्वारा होता है और अदिश राशि का जोड़ घटाव बीजगणितीय विधि द्वारा होता है। ज्यामितीय विधि का मतलब हुआ कि अगर इसमें ट्रायंगल लॉ पालन किया जाता है, जैसे ट्रायंगल है, इसकी डायरेक्शन हम यहाँ से इधर डालें और यहाँ से इधर डालें और यहाँ से इधर डालें, तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। अब इसका नाम लिख दें, इसको हम ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर और सी वेक्टर डाल दें। तो ए वेक्टर यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए बी वेक्टर, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का योग हमेशा सी वेक्टर की है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँच रहे हैं, सी वेक्टर होता है। ये आपको आगे 11th क्लास में समझेंगे हम। तो ये 11th क्लास में समझेंगे, ये ज्यामितीय मतलब होता है, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये दिशा पर निर्भर करता है। ये दिशा यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आया, तो दिशा यहाँ से यहाँ आ रही है, तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ दिखा रही है सी वेक्टर, तो ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? सी वेक्टर होता है। और बीजगणितीय का मतलब होता है कि 5 + 4 = 9। तो ये बीजगणितीय मतलब हुआ, ये ज्यामितीय मतलब हुआ। तो इस तरह से हम सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर देख लिए। अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे, सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर हमारा हो गया। अब चलते हैं चाल। चाल कहते किसको है? चाल, स्पीड। तो कहता है इकाई समय में, समय इकाई हो, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 घंटा, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यह अदिश राशि होता है। चाल कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर से परिभाषा मिला लेंगे। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यह अदिश राशि होता है। इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब हम बात करेंगे आगे समरूप चाल। तो समरूप चाल यानी वही फिर समान वेग की बात आ जाएगी, यानी समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में वस्तु समान दूरी तय करती है। समान समय अंतराल में वस्तु समान दूरी तय करती है, तब वस्तु के इस प्रकार के चाल को समरूप चाल
कह सकते हैं, समान चाल कह सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, समान चाल कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब फिर से वही बात हम बता रहे हैं कि अगर 1 घंटा में वस्तु यहाँ से यहाँ आया यानी 50 किलोमीटर, फिर वस्तु यहाँ से यहाँ 1 घंटा में 50 किलोमीटर आया, इस समय जो वस्तु का चाल होगा वो एक समान चाल होगा या समरूप चाल होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा। अब आगे बात करता है चर चाल, यानी परिवर्तित चाल कह सकते हैं या असमरूप चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं। चर चाल या असमरूप चाल, असमरूप चाल, कौन से चाल? असमरूप चाल। तो असमरूप चाल का परिभाषा कहेंगे कि यानी जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है, तब वस्तु के इस प्रकार के चाल को असमरूप चाल कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि 1 घंटा में वस्तु 50 किलोमीटर चला, फिर अगला 1 घंटा में वस्तु 40 किलोमीटर चला, इसका मतलब है कि इस समय वस्तु का जो चाल है असमान है, यानी समय के अंतर साथ साथ चाल भी अपरिवर्तित रहता है, बदलता घटता रहता है, तब वस्तु के इस प्रकार की चाल को असमान चाल कहते हैं या चर चाल भी कहते हैं, असमरूप चाल भी कहते हैं। अब चलते हैं बात की औसत चाल। तो औसत चाल क्या होता है समझते हैं। तो यानी कहता है किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और वस्तु में उस कुल दूरी को तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। या दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और लगे कुल समय के अनुपात को हम क्या कहेंगे? औसत चाल कहेंगे। यानी किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को क्या कहेंगे? औसत चाल कहेंगे। औसत चाल बराबर फॉर्मूला हम बता सकते हैं, औसत चाल का फॉर्मूला बता सकते हैं कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो ये हम औसत चाल समझ गए। अब समझते हैं तात्कालिक चाल, इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड, तात्कालिक चाल क्या होता है? तो कहता है कि दिए गए क्षण, किसी दिए गए क्षण में जो वस्तु की चाल होती है उस चाल को तात्कालिक चाल कहते हैं। यानी एक क्षण के लिए, 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा के लिए वस्तु का चाल मापा गया, उस क्षण में जो वस्तु का चाल था वही तात्कालिक चाल, तत्काल का चाल, तुरंत का चाल कहते हैं। तो यानी फिर से परिभाषा हम बता दें तात्कालिक चाल का कि किसी दिए हुए क्षण में वस्तु के चाल को तात्कालिक चाल कहते हैं। तो इस तरह से हम चाल का सारा डेफिनेशन देख लिए। अब हम समझते हैं वेग। अगला टॉपिक हम समझते हैं वेग क्या करते हैं। तो अब कहता है वेग किसे कहते हैं? तो इकाई समय में किसी वस्तु में जितना विस्थापन होता है उसे हम वस्तु का वेग कहते हैं। इकाई समय में किसी वस्तु में जो विस्थापन होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। पानी लीजिएगा 1 मिनट।